इस क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि BLIS के 6 पेपर के सेकंड ब्लॉक में दी गई है और यूनिट का नाम है बेसिक हाउसकीपिंग ऑपरेशन पार्ट 2। इससे पहले स्टूडेंट हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने एक्विजिशन सेक्शन के बारे में डिटेल में बताया था और जहां तक बात है आपके हाउसकीपिंग ऑपरेशंस की तो ये मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टूडेंट एक्विजिशन और एक होता है प्रोसेसिंग कहें या फिर टेक्निकल सेक्शन कहें। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट आपका सर्कुलेशन और फिर होता है स्टूडेंट सीरियल कंट्रोल। तो ये 4 मुख्य सेक्शन कहिए या हाउसकीपिंग ऑपरेशन कहिए जो लाइब्रेरी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। एक्विजिशन हम पढ़ चुके हैं, मीन्स लाइब्रेरी में बुक्स आ चुकी हैं और बुक्स आने के बाद जो नेक्स्ट जो काम होता है वो प्रोसेसिंग वर्क होता है जिसको हम टेक्निकल सेक्शन के अंतर्गत करते हैं। बेसिकली 2 तरह का आपका वर्क होगा, एक होगा फिजिकल और एक होगा टेक्निकल। तो ये कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेसिंग और टेक्निकल प्रोसेसिंग। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे सर्कुलेशन सेक्शन को। सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर बुक्स को इशू रिटर्न करते हैं और इसके मुख्य तौर पर जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती थी उन लाइब्रेरीज़ के अंदर जो इशू और रिटर्न का जो सिस्टम है उसमें बेसिकली 2 सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। एक है ब्राउनी कार्ड सिस्टम और एक है न्यूयॉर्क सर्कुलेशन सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट सीरियल कंट्रोल के बारे में। सीरियल कंट्रोल के अंदर जैसे पता है आपको कि इसको हम क्रमिक प्रकाशन भी बोलते हैं या फिर ये कह सकते हैं पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स जैसे आपके जो किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आते हैं, जैसे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, इस तरह की बहुत सारी मैगजीन और जर्नल्स लाइब्रेरी द्वारा सब्सक्राइब की जाती है। तो उनकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से करेंगे, उनमें टेक्निकल वर्क किस प्रकार से करेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो जहाँ तक बात है स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तीनों सेक्शंस के बारे में बताया जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट अलग अलग प्रकार की सामग्री जो है वो लाई जाती है। जैसे एक्विजिशन में हम बुक्स लेकर आए तो उन बुक्स को हम किस लिए लेकर आते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए, और उपयोगकर्ता उस बुक को आसानी तक लाइब्रेरी में सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ और उसे जो है पढ़ पाएँ। इसके लिए कुछ टेक्निकल वर्क होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। वो प्रोसेसिंग जैसे उसका क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी कैटलॉगिंग होगी। और जहाँ तक बात है फिजिकल वर्क की तो बुक को बेसिकली सर्कुलेशन के लिए तैयार किया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी में यूज़ होने वाली 2 या 3 तरह की जो स्टैंप होती है वो लगाई जाती है। डेट स्टैंप होती है और एक एक्सेशन स्टैंप होती है। मीन्स वो स्टैंप्स लगाने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि ये बुक जो है वो लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल वर्क करना पड़ता है। पुस्तकों की व्यवस्था, पुस्तकालय सामग्री को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कुछ सामग्री उपयोगकर्ताओं के लिए ओपन एक्सेस के रूप में रखी जाती है जहां पर यूज़र आसानी से जाकर किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, जबकि कुछ सामग्री को पुस्तकालय कर्मचारियों की निगरानी में उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक क्रम में सामग्री को क्या करना होगा, हमें उसका क्लासिफिकेशन करना होगा, उन्हें हमें लाइब्रेरी में अरेंज करना होगा। पुस्तकालय सामग्री की तैयारी। पुस्तकालय सामग्री की हम तैयारी करते हैं, मीन्स पुस्तकालय को अलमारी में रखने से पहले उन्हें जारी करने और पुस्तकालय में पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे पुस्तक के अंदर पुस्तकालय की स्टैंप लगाई जाती है। पुस्तकों पर परिसंचरण के लिए, मीन्स सर्कुलेशन के लिए अलग अलग प्रकार के लेबल्स और कुछ जो है ड्यू डेट स्लिप्स वगैरह, पॉकेट्स वगैरह वो लगाई जाती हैं। बात आती है सर्कुलेशन की। जब ये सारा टेक्निकल वर्क हो जाता है, बुक सर्कुलेशन के लिए तैयार हो जाती है और इस सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर हम बुक्स को इशू और रिटर्न करते हैं। उस इशू रिटर्न करने के लिए हमें लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन करना होता है। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स कौन इशू करा सकता है, जो लाइब्रेरी का सदस्य हो, मीन्स स्टूडेंट्स हो गए, कर्मचारी हो गए और टीचर्स वगैरह हो गए, वो बुक्स को यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद बात करें हम सीरियल कंट्रोल की, तो सीरियल कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया क्रमिक प्रकाशन होता है। तो स्टूडेंट इनका एक्विजिशन बिल्कुल बुक्स से अलग होता है। बुक्स तो परचेज कर ले ली जाती हैं, परंतु जर्नल्स वगैरह में हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जर्नल्स मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है। उनको किस प्रकार से अरेंज किया जाता है वो सारा काम सीरियल के अंतर्गत होगा। फिर उन्हें जो है सीरियल्स
के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हमें करनी होगी, ले आए हम, सब्सक्राइब कर दिए, लाइब्रेरी में आने लगे, फिर उसके अंदर भी कुछ फिजिकल वर्क होता है और उसका क्लासिफिकेशन होता है। फिर उनको डिस्प्ले के लिए, स्टूडेंट्स आगे चलकर दिखाऊंगा मैं, डिस्प्ले के लिए रैक्स पर लगा दिया जाता है। और क्या होता है कि जैसे हमने एक जर्नल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया, उस जर्नल को हमने पूरे साल भर ले लिया, तो हम डिसाइड करते हैं लाइब्रेरी कमेटी के द्वारा कि इन जर्नल्स का रिकॉर्ड कितने कितने साल तक का रखना है। जैसे 5 साल के लिए कोई जर्नल आ रहा है तो 5 साल में जितने भी उसके इशू आए हैं उनको बाउंड कर कर संभाल कर रखा जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी बाइंडिंग करते हैं और आने वाले हमारे फ्यूचर और स्कॉलर्स और यूजर्स के लिए संभाल कर रखा जाता है। तो ये जो काम है ये इस पूरी यूनिट में किए जाएंगे। तो बात करें हम कि इस यूनिट के अंदर बेसिकली क्या सीखने वाले हैं हम, प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल। तो बात आती है प्रोसेसिंग की, तो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स आती है उनमें 2 तरह की बेसिकली प्रोसेसिंग की जाती है। एक होती है फिजिकल और एक होती है स्टूडेंट टेक्निकल। अब फिजिकल में मैंने बताया विभिन्न प्रकार की लेवलिंग, स्टैम्प लगाना, बुक पॉकेट लगाना, बुक कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फ़िज़िकल में आएंगी। जहाँ तक बात है टेक्निकल की या टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो उसके अंदर हम बुक्स का क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन का उपयोग स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज करने के लिए होता है। अमूमन ये बुक्स जो हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम, चाहे तो आपका वो सीसी हो सकता है, कोलन क्लासिफिकेशन, चाहे वो आपका डीडीसी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सकता है, उसके द्वारा उसको अरेंज करेंगे। फिर हम स्टूडेंट इसकी कैटलॉगिंग करेंगे। कैटलॉगिंग के अंदर हम कार्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं मोस्टली। अब ये कार्ड फॉर्म में आपने पढ़ा होगा BLI 223 के अंदर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। कार्ड फॉर्म के अंदर हम जो है कैटलॉगिंग करते हैं और उस कार्ड्स को हम कैटलॉग कैबिनेट्स में अकॉर्डिंग टू एनी सिस्टम, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं ताकि यूज़र उस कार्ड को देखकर अंदर रखी हुई उस बुक तक अपनी पहुंच स्थापित कर पाएँ। इसीलिए कहा गया है कि कैटलॉग क्या है, कैटलॉग इज़ अ टूल टू फाइंड अ बुक इन अ लाइब्रेरी। मीन्स लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को सर्च करने के लिए हम एक टूल का उपयोग करते हैं जिसको हम कैटलॉग बोल सकते हैं। तो नीड फॉर प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है। पुस्तकालय सामग्री को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, इसलिए प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि पुस्तकालय की संपत्ति है। जब हम स्टैंप वगैरह लाइब्रेरी की बुक्स पर लगा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है। पुस्तकालय सामग्री के आसान उपयोग में सहायता, जब हम क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और ये फिजिकल वर्क कर देते हैं तो यूजर्स के लिए बड़ा आसान होता है इन बुक्स तक पहुंच स्थापित करना और इन बुक को आसानी से सर्च कर पाना और इन्हें पढ़ पाना। ऑर्गेनाइजेशनल सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसिंग वर्क। तो इसका एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक संरचना क्या होती है जो प्रोसेसिंग वर्क हम करते हैं उसमें, इसमें होती है एक क्लासिफिकेशन यूनिट जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर परचेज की गई बुक्स, जर्नल्स, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एक होता है आपका टेक्निकल यूनिट, जिसके कैटलॉगिंग यूनिट, जिसके अंदर हम बुक्स के कार्ड्स वगैरह तैयार करते हैं। मीन्स क्या तैयार करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं और कैटलॉग कार्ड तैयार करते हैं। फिजिकल प्रोसेसिंग के अंदर हम जो है बुक्स के अंदर मोहर लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, टैग लगाते हैं, लगातार उन्हें उपयोग के लिए तैयार करती है। इन तीनों इकाइयों के कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक मैंने हिंदी और इंग्लिश में एक थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए मैंने बनाया है, आप लोग भी पेपर में जरूर बनाकर आएँ कि भाई जो आपका ये प्रसंस्करण विभाग जो होता है इसमें, इसके अंदर क्लासिफिकेशन होती है, कैटलॉगिंग होती है और भौतिक प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग होती है इसकी, और फिर पुस्तक जो है उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। तो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोसेसिंग वर्क का कुछ इस तरीके से रहेगा। पर्सनल फॉर द प्रोसेसिंग वर्क मीन्स जो व्यक्ति ये प्रोसेसिंग वर्क करेगा उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और बड़े ध्यान से किए जाने वाला कार्य है स्टूडेंट। इसमें बताया गया है कि जो लाइब्रेरी का कर्मचारी इस कार्य को करेगा वो वेल एजुकेट हो,
क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बारे में। जो क्लासिफिकेशन करता है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बुक का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक क्लास नंबर हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, मैंने बताया सीसी मीन्स कोलन क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप ये बुक देख रहे हैं डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा बनाई गई लिखी गई ये बुक है, इसके द्वारा हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करते हैं। एक मेलविल कसूथ डीवी जो हैं उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया, जिसको हम डीडीसी के रूप में जानते हैं। थर्ड पेपर में आप देख चुके हैं, और प्रैक्टिकल में हम ये क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ये जो बुक्स हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम डीडीसी, और ये डीडीसी का डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का 19th एडिशन है, और इसके 3 वॉल्यूम हैं। और जहाँ तक बात है इस यूनिट के अंदर, तो हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, जो हमारी पारंपरिक लाइब्रेरी जो पेन पेपर को का यूज़ करती हैं अपनी प्रोसेस करने के लिए, उनके विभागों का जिक्र कर रहे हैं। BLIE 229 के अंदर हम ऑटोमेटिक लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर ये सेक्शंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मोटिव वही रहता है। ये चारों सेक्शन होते हैं, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन और सीरियल कंट्रोल। तो वो कार्य जो है ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के अंदर हम कंप्यूटर का उपयोग करके, कंप्यूटर के अंदर लाइब्रेरी किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर हम सभी लाइब्रेरीज की बुक्स को डिजिटाइज करते हैं, मीन्स उसको जो है ऑडियो वीडियो में या फिर PDF में कन्वर्ट करके उनकी एक्सेस स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। तो इसमें जो पर्सनल्स है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्लासिफिकेशन करते हुए। अगर एक नंबर गलत लिखा गया, मान लीजिए एक बुक का जो है नंबर ये है 372 और उसके स्थान पर 327 लिख दिया गया है, तो उस बुक का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये अन्य विषय का नंबर है, ये अन्य विषय का नंबर है, तो बुक अपने प्रॉपर स्थान पर नहीं होगी। तो क्या ध्यान रखना है, वर्गीकरण और सूचीकरण के लिए कर्मचारियों को विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए उन्हें, कि कंसर्न्ड बुक जिसकी वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कर रहे हैं उसका बेसिक सब्जेक्ट वैसे तो पढ़ने से पता चल जाता है, अदरवाइज बुक के जो है कंटेंट पढ़ने से, प्रीफेस पढ़ने से, या 1-2 चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखने से बुक का सब्जेक्ट अमूमन तो ये पता चल ही जाता है बुक के टाइटल से। ठीक है, तो पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण का ज्ञान होना चाहिए, उपयोगकर्ताओं की जरूरतों की समझ होनी चाहिए, सावधानी और सटीकता, मतलब सीरियस कर्मचारी ही इस कार्य को कर सकता है। इस विभाग में योग्य और सक्षम कर्मचारी की टीम आवश्यक है। बात करें हम फिजिकल प्रोसेसिंग की, तो फिजिकल प्रोसेसिंग के अंदर हम कुछ कार्य करते हैं। इसके 2 चरण मैंने बताए हैं आपको। प्रथम चरण में पुस्तक पर पुस्तकालय की मोहर लगाई जाती है, पुस्तकालय लेबल, दिनांक, पर्ची, टैग और बुक पॉकेट ये लगाई जाती है। आगे चलकर मैं दिखाऊंगा भी ये कैसी आपको दिखती हैं। दूसरे चरण के अंदर स्टूडेंट्स हम बुक का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन के द्वारा कॉल नंबर देते हैं। स्टूडेंट अमूमन कॉल नंबर को हम जानते हैं क्लास नंबर प्लस बुक नंबर इससे, और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्शन नंबर। तो कॉल नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो क्लास नंबर, बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। और यही कॉल नंबर एक्चुअल में लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स की लोकेशन को डिसाइड करता है, वो एक्चुअल में इसका लोकेशन कोड होता है। तो कॉल नंबर लिखा जाता है, कैटलॉग कार्ड पर कॉल नंबर लिखा जाता है, पुस्तकालय कार्ड तैयार किया जाता है, कैटलॉगिंग कार्डों को व्यवस्थित करके फाइल किया जाता है, मतलब उनको कैटलॉग कैबिनेट के अंदर अरेंज। मैंने बहुत अच्छे से आपको BLI 223 में ये बताया था। नई पुस्तकों की लिस्ट ऑफ एडिशन, नई पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है। अंत में पुस्तकों को संग्रह में भेज दिया जाता है। जब ये फिजिकल प्रोसेसिंग हो जाती है तो इनको हम जो है मेन हमारे जहाँ पर बुक्स अरेंज होती हैं वहाँ पर उस सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो देखिएगा फिजिकल प्रोसेसिंग के मुख्य कार्य क्या हैं। जैसे हम स्टैंप वगैरह लगाते हैं, उसके साथ बुक के कवर को सुरक्षित और मजबूत करना, मतलब कई बार हम बुक्स की बाइंडिंग भी करते हैं, बाइंडिंग नहीं होती है तो बुक्स के ऊपर एक लेमिनेशन होती है, उस लेमिनेशन को थोड़ा संभाल कर रखा जाता है, वो डस्ट से बचाती है। पुस्तक पर पुस्तकालय की मोहर लगाई जाती है, लेबल, टैग, पॉकेट्स वगैरह, पुस्तक का वर्गीकरण लिखा जाता है, कैटलॉग कार्डों को व्यवस्थित करना, लेखक, शीर्षक, अभिग्रहण संख्या आदि लिखना, नई प्राप्त पुस्तकों की सूची तैयार करना। अब जैसे डस्ट कवर की बात करूं मैं,
तो प्रकाशक पुस्तक की सुंदरता और सुरक्षा के लिए उनके ऊपर डस्ट कवर लगाते हैं। इस पर पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण जारी, जैसे कि टाइटल पेज आपका हो गया, जैसे मैंने बुक दिखाई थी आपको, ये बुक है, इस बुक के ऊपर एक देखोगे ना तो एक लेमिनेशन सी होगी, एक लेमिनेशन सी होगी, और इस बुक पर अमूमन सारी यही चीज़ें हैं। अदरवाइज इसके ऊपर एक कवर और चढ़ा दिया जाता है इसी सेम टाइटल का, वो कवर अंदर होता है। जो आप जाओगे ना तो स्टैंडर्ड की काफ़ी बुक्स ऐसी मिलेंगी जिसके ऊपर एक कवर जो है आपका मिलेगा, और सेम ये इन्फॉर्मेशन जो टाइटल पेज पर, जो मेन पेज पर और बैक ऑफ द पेज पर लिखी जाती है, वही सेम मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद स्टैंपिंग की जाती है। लाइब्रेरी के अंदर अमूमन 2-3 जगह जो है लाइब्रेरी की स्टैंप लगती है। एक तो आपकी एक्सेशनिंग स्टैंप लगती है जो कि टाइटल पेज के बैक साइड पे लगती है, वो प्रोसेसिंग की जाती है। फिर पेस्टिंग वगैरह की जाती है, लाइब्रेरी लेबल लगाया जाता है, कॉल नंबर टैग, डेट स्लिप, पॉकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं लगाई जाती है। उसके बाद कॉल नंबर पुस्तक की पहचान है। ये कॉल नंबर इस बुक के अंदर भी लिखा जाएगा। जो आप कैटलॉग कार्ड बनाएंगे उस कार्ड पर तो होगा ही होगा, उसके साथ बुक में भी अक्सेशन जो स्टैंप लगती है उस पर भी बुक का अक्सेशन नंबर लिखा जाता है, बुक का कॉल नंबर लिखा जाता है और डेट भी लिखी जाती है उस पर। तो ये प्रोसेसिंग होती है। पुस्तक कॉल नंबर, पुस्तक की पहचान, सही अलमारी में उसको अरेंज करना, उपयोगकर्ता को आसानी से मिल सके, तो इस तरह का कार्य जो है वो। उसके बाद फाइलिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड्स आपने बना दिए, उनको फाइल करना है। फाइल मतलब उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे या क्लास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, उस प्रकार से अरेंज किया जाता है। जैसे इसकी अरेंजमेंट एक अल्फ़ाबेटिकल रूप में हो सकती है, एक क्लासिफाइड रूप में हो सकती है। महत्वपूर्ण बात, आज पुस्तकालयों में ऑटोमेशन होने के कारण बुक पॉकेट और बुक कार्ड की आवश्यकता कई जगह पर समाप्त हो गई है। जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेटिक हो गई है तो वहाँ पर बुक कार्ड वगैरह जो है वो नहीं होता है। एक टैग लगा दिया जाता है जिसको स्कैन करते हैं, अक्सेशन टैग मतलब एक बारकोड लगा दिया जाता है, उससे स्कैन करके बुक ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के अंदर इशू की जाती है। तो पुस्तक प्राप्त करना, मोहर लगाना, टैग लगाना, वर्गीकरण, सूचीकरण, कॉल नंबर, कैटलॉग कार्ड व्यवस्थित करना, नई पुस्तक की सूची बनाना और संग्रह में शामिल कर देना। इस तरह से जो है बिल्कुल आसान बताया। उसके बाद बात आती है टेक्निकल वर्क की। तो स्टूडेंट, टेक्निकल वर्क के अंदर हम पुस्तकों का वर्गीकरण करते हैं, पुस्तकों का सूचीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि कॉल नंबर जो है वो बनाया जाता है। कॉल नंबर में क्लास नंबर तो स्टूडेंट आपका डीडीसी से या कॉलन क्लासिफिकेशन से निकल जाता है। जैसे कोई बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मान लीजिए कोई बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसका नंबर है 954, हिस्ट्री की क्लास में है। 227 में हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और 223 के अंदर भी मैंने बताया 227 जो पेपर है वो आपका एक प्रकार से क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल ही है। और वो पेपर कैसे होता है स्टूडेंट, वो 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल हो जाता है। जब आपका थ्योरी के एग्जाम सभी खत्म हो जाते हैं उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसके लिए अलग से आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर, मुख्य तौर पर 2 चीज़ें होती हैं, क्लास नंबर और बुक नंबर। अब ये बुक नंबर जो है वो कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, बुक नंबर निकालने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो हो गया आपका ईयर वाइज, जैसे एक बुक का ईयर है 1982, तो इसका जो बुक नंबर होगा N82 है, ये सीसी के अकॉर्डिंग है। और कई बार क्या होता है कि टाइटल के या फिर जो हैंगिंग बुक होती है उसमें टाइटल के फर्स्ट 3 लेटर या फिर जो हमारा ऑथर है, जैसे मान लीजिए ये ऑथर है अजय रोही, तो इसको जब हम कैटलॉगिंग में एंटर करते हैं तो रोही अजय मतलब सरनेम पहले आता है और कोमा अजय, इस प्रकार से। तो इसके फर्स्ट 3 लेटर, सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर ROH। तो जैसे ये क्लास नंबर है इसके साथ में बुक नंबर और लिख दूं, जैसे ROH, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉल नंबर। अब एक कलेक्शन नंबर भी देते हैं हम, कलेक्शन नंबर कई तरीके से, कि भाई रीडिंग रूम की बुक है ये, या फिर हमारी रेफरेंस की बुक है उसके लिए रीडिंग रूम की है तो RR लगा देते हैं, और अगर रेफरेंस बुक है तो ओनली R लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। बुक को साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप कलेक्शन नंबर दे सकते हैं। जैसे एक ओवर साइज बुक है तो ये जो हमारा कॉल नंबर जो दिया हुआ है, ये जो कॉल नंबर दिया हुआ है ROH, इसमें जो है नीचे अगर हम करेंगे तो ये अंडर साइज बुक हो गई। और अगर मान लीजिए हम इसको ऊपर इसके ये लगा देंगे और ये नीचे नहीं है, तो इट मीन्स एक साइज डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे 9 इंच कर लिया, 6 इंच कर लिया, उससे बड़ी बुक है कोई तो ऊपर लाइन लगा दी जाती है। और अगर मान लीजिए
छोटी है उससे तो नीचे लाइन लगा दी जाती है, और अगर मान लीजिए उसी साइज की बुक है या तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ROH, या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन लगा देता है, बट बहुत कम यूज़ होता है ये। परंतु जैसा कि मैंने बताया ये क्लासेस मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ कि कल को आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो इन क्लास नंबर को निकालने के लिए हम DDC, UDC और CC, बहुत सारी ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जो मैंने 2 to 3 में भी पढ़ाई है, उनका उपयोग करके हम एक प्रकार से बुक को आर्टिफिशियल नंबर देते हैं, कोड देते हैं। ठीक है, उस कोड से जो है वो बुक अरेंज होती है और पहचानी जाती है। तो वर्गीकरण के निम्न कार्य किए जाते हैं। पुस्तक की दोहरी प्रति की जांच। मान लीजिए एक बुक आपकी लाइब्रेरी के अंदर आई स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक कोई आपकी लाइब्रेरी के अंदर आई, तो हम देख लेते हैं पहले कि ऐसी कोई बुक लाइब्रेरी में है तो जो उसका क्लास नंबर है उस क्लास नंबर की एक रूपता बनाए रखनी होती है। इसके लिए एक अथॉरिटी फाइल यूज़ होती है स्टूडेंट, कि जैसे हमने पहले किन्हीं बुक्स के क्लास नंबर बना रखे हैं और उसी सब्जेक्ट की बुक्स और आती है लाइब्रेरी में, तो एक रूपता बनाने के लिए वही सेम नंबर हम दें और वो एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए। तो इसी प्रकार से जांच की जाती है। मूल वर्ग निर्धारित किया जाता है, विस्तृत वर्ग संख्या निर्धारित करना, पुस्तक संख्या निर्धारित करना, विषय शीर्षक निर्धारित करना, मुख्य वर्गीकार द्वारा वर्ग संख्या की जांच करना। मतलब आपने क्लासिफिकेशन कर दिया तो आप अपने हेड को दिखाओगे कि सर ये मैंने क्लासीफाई की है तो क्या ये मैंने ठीक की है। तो इस तरह की जो कार्य हैं वो आपके इसके अंतर्गत किए जाएंगे। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वर्गीकरण ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, आवश्यक पुस्तकों को आसानी से खोजा जा सके, पढ़ने के बाद पुस्तकों को सही स्थान पर वापस रखा जा सके, नई पुस्तक आने पर उचित स्थान पर रखा जा सके, बाइंडिंग से वापस आई पुस्तकों को भी सही सेल्फ पर। कई बार क्या है हमारी बुक कट फट जाती है तो उनको हम बाइंड करने के लिए दे देते हैं और वो जब वापस आती है बाइंडिंग से तो वो जो अरेंजमेंट होती है उनकी इसी क्लास नंबर के अकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए वर्गीकरण की हमें आवश्यकता होती है। वर्गीकरण के लिए उपकरण कौन कौन से उपकरण टूल्स की हम मदद ले सकते हैं क्लासिफिकेशन करते हुए? जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं तो उनके लिए हेल्पफुल टूल कौन से रहेंगे जिनकी सहायता लेकर हम किसी बुक का, अगर हमें कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसका सब्जेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ अन्य कारण होते हैं जिनके कारण इन टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे INB भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। एक होती है लेखक सारणी। लेखक सारणी होती है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कटर लिस्ट ऑफ ऑथर्स नेम, जिसके द्वारा हम बुक के अंदर बुक नंबर बनाते हैं। तो एक लिस्ट आती है स्टूडेंट, उस लिस्ट में सभी नामों के AAA लिस्ट होती है, ये AAA, AAB, AAC, इसी तरीके से Z तक के जितने भी हमारे सरनेम होंगे उनके फर्स्ट 3 लेटर इनसे मैच करेंगे। मान लीजिए मैंने इससे मैच किया तो इसके सामने, इस नंबर के सामने 8, 2, 7 इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई कोड लिखा हो सकता है। तो जो भी हमारा ROH जो था इसको मिलाते हैं, मान लीजिए वो यहाँ मिल जाता है तो इसके सामने लिखा हुआ दैट नंबर इज कॉल्ड बुक नंबर। तो इसी प्रकार से हम बुक लेखक सारणी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अमेरिकन बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग का, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होती है स्टूडेंट्स किसी भी बुक के टाइटल के द्वारा उसका सब्जेक्ट बनाने के लिए 2 प्रकार की ऐसी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट यूज होती हैं। एक होती है सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और एक होती है LC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। ठीक है, शब्दकोश का कई वर्ड ऐसे होते हैं टाइटल के अंदर जिनका हमें जो है मतलब नहीं पता होता, तो उसमें हम डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, विश्व एटलस का और इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह का भी उपयोग हम करते हैं। आज के दौर की बात करूं मैं, जैसे मॉडर्न सोसाइटी में है आज क्लासिफिकेशन के और भी तरीके हैं, जैसे वर्ल्ड कैट है जिसको हम वर्ल्ड कैट बोलते हैं। इस पर जो है लाइब्रेरीज जो हैं अपनी कैटलॉगिंग शेयर करती हैं, वो कैटलॉगिंग शेयर करती हैं तो उन्होंने क्लास नंबर जो है वो बनाए हुए होते हैं टाइटल के, तो हम उसका भी रेफरेंस लेके हम ये इतनी मेहनत ना करके वहाँ से भी क्लास नंबर लेकर अपना कॉल नंबर बना सकते हैं। वर्गीकरण के लिए कर्मचारी, जैसे मैंने बताया विभिन्न विषय के जानकार होने चाहिए। वर्गीकरण प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगा? पुस्तक की जांच करना, विशिष्ट विषय निर्धारित करना, वर्ग संख्या देना, पुस्तक संख्या देना मतलब बुक नंबर देना,
विषय शीर्षक निर्धारित करना, मुख्य वर्गीकार द्वारा इन चीज़ों को चेक करना। तो ये अकॉर्डिंगली देखो रिपीट हो रही है और ये क्लास देखने के बाद ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप बैठिए और जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2-2 4-4 जो हैं वो नोट करते हुए चलें, उससे भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका। उसके बाद पुस्तकों की चेकिंग करना, जैसे मैंने बताया था कि भाई आप जो है पहले जो बुक आई हुई है उनको चेक करो, ठीक है। पुस्तकों को लेखक के नाम के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करके कैटलॉग से मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य यह पता करना है कि पुस्तक की प्रति पहले से पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं है। यदि वही संस्करण पहले से मौजूद है तो अतिरिक्त प्रति के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। उसके बाद डिटरमाइन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसके अंदर हम बुक का सब्जेक्ट डिसाइड कैसे करते हैं, टाइटल से डिसाइड करते हैं। टाइटल से समझ में नहीं आता तो बुक के अंदर हम उसका उपशीर्षक, प्रस्तावना और लेखक का परिचय और पुस्तक की विषय सूची मतलब कंटेंट वगैरह देखते हैं और उससे भी पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो है इस पर फिर क्लास नंबर जो है वो असाइन करते हैं। वर्ग संख्या देते समय पुस्तकालय वर्गीकरण नीति को ध्यान में रखा जाए कि भाई आपने क्या पॉलिसी वर्गीकरण के लिए अपनाई है, उसको माइंड में रखें। एकेडमिक, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी में सामान्यतः क्लोज क्लासिफिकेशन अपनाई जाती है, पब्लिक लाइब्रेरी में ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए रिसर्च वगैरह की जो लाइब्रेरी हैं इनके अंदर एक क्लासिफिकेशन है क्लोज, जो कि लाइब्रेरी के अंदर अंदर यूज़ होगी। और पब्लिक में तो जैसे बहुत सारे ऐसे टाइटल्स आते हैं जिनमें जो है हम जो है ओपनली भी यूज कर सकते हैं, ओपनली भी। जैसे कुछ क्लासिफिकेशन हमने एक स्कीम से की है, कुछ क्लासिफिकेशन दूसरे से की है। उसके बाद अथॉरिटेटिव फाइल, ये अथॉरिटेटिव फाइल क्या है कि जैसे पहले कोई बुक्स आपकी आई हुई है और उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो उनकी एक अथॉरिटी फाइल बना दी जाती है कि हमने इन बुक्स को ये नंबर दे रखे हैं। तो नई बुक आने वाली जो हैं उनसे इसको मैच किया जाता है कि ऑलरेडी है उनका क्लास नंबर अगर दिया हुआ है तो सेम क्लास नंबर सेम सब्जेक्ट की सेम एडिशन की बुक को दीजिए ताकि एक रूपता बनी रहे। तो प्राधिकरण फाइल तकनीकी विभाग में रखा गया एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसमें पुस्तकालय द्वारा वर्गीकृत करते समय स्थानीय बदलाव या विषय निर्णय दर्ज किए जाते हैं। नए कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं और वर्गीकरण में एक रूपता बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं हम कैटलॉगिंग की। तो कैटलॉगिंग करते हुए हम 2 कोड यूज करते हैं। एक होता है AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन, उसका उपयोग कर सकते हैं जो कि जो है किसके द्वारा बनाया गया था, LA द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम एक और आपका कैटलॉगिंग कोड है जिसको हम CCC के रूप में जानते हैं। देखिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने 2 चीज़ें ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। ये है CC, इसमें सिर्फ 2 C होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन स्कीम कोलन क्लासिफिकेशन। एक है स्टूडेंट CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। अब CC है आपकी स्टूडेंट कौन सी, क्लासिफिकेशन स्कीम, और ये है कैटलॉगिंग। कब बनी थी, 1934 में, 1934 में, और 1960 में इसका 6th एडिशन जो है आया था। उसके बाद ये नहीं वो हुई, तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा बनाई गई। इसमें है हम जो है कैटलॉगिंग करते हुए मेन एंट्री, सेल्फ लिस्ट, एडिट एंट्री, रेफरेंस एंट्री, ये सब 2-3 में मैंने बताया हुआ है। अब कैटलॉगिंग करते हुए हम कैटलॉग कार्ड पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, उस पर लिखते हैं बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। जैसे ये बुक है, इस बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू ISBD क्या होगा, ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, पेजेस, ठीक है, साइज, सीरीज अगर कोई इसके अंदर है वो, अक्षर नंबर, और कोई अन्य नोट है, कोई बिब्लियोग्राफी वगैरह भी बुक के लास्ट में दी हुई है तो उसको मेंशन करते हैं। तो वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा जाता है। इसमें नीड फॉर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो बेसिक इसका उद्देश्य यही होता है स्टूडेंट्स, ये एक टूल के रूप में कार्य करता है लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स तक आपकी पहुंच स्थापित करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि कैटलॉगिंग इज अ टूल टू फाइंड अ बुक इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे है, मुख्य प्रविष्टि तैयार की जाती है, पुस्तक लिया जाता है, मेन एंट्री बनाई जाती है, सेल्फ कार्ड तैयार किया जाता है, अतिरिक्त अन्य एंट्रीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, रेफरेंस कार्ड्स बनाए जाते हैं, मुख्य कार्ड और प्रविष्टियों की जांच की जाती है कि ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद कैटलॉग तैयार हो जाता है और उसको कैटलॉग कैबिनेट के अंदर अरेंज कर दिया जाता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम सर्कुलेशन में। अब देखिए आपका टेक्निकल सेक्शन कहीं या प्रोसेसिंग सेक्शन खत्म हो गया, हमने लेवल लगा दिए, बुक पॉकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हमने लगा दी। उसके बाद
अब हम जो है क्या करेंगे, बुक को नेक्स्ट सेक्शन में भेज देंगे, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बुक्स को इशू और रिटर्न करते हैं, साथ में स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। बुक का रजिस्ट्रेशन तो एक्सेशनिंग के द्वारा और जो अन्य रिकॉर्ड हैं उनके द्वारा हो चुका है, क्लासिफिकेशन, स्टैंपिंग वगैरह के द्वारा। हम इसके अंदर यूज़र को एक लाइब्रेरी कार्ड्स भी देते हैं, जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हैं, आपने भी देखा होगा कि आप लाइब्रेरी से जब बुक इशू कराते हैं तो आपके पास कुछ कार्ड होते हैं, वो कार्ड जितनी भी बुक्स आपको इशू करनी होती है उतने ही कार्ड दे दिए। आपकी लाइब्रेरी में अगर सिस्टम चेंज है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज जैसे 3 बुक इशू होती हैं एक स्टूडेंट को 14 डेज़ के लिए, तो उनको 3 कार्ड दिए जाते हैं और उन 3 कार्ड से वो एक टाइम पर 3 बुक्स जो है वो इशू करवा सकता है। और अमूमन ये टाइम पीरियड होता है 14 डेज़ का, 14 डेज तक आप बुक को इशू करा सकते हैं। आगे अगर आपको ज़रूरत है तो वो रिन्यू भी हो सकती है, परंतु किस कंडीशन में, अगर उसी सेम बुक की डिमांड किसी अन्य यूज़र के द्वारा ना की गई हो, उसने रिज़र्व ना करा रखा हो। अगर उसने वो रिज़र्व नहीं करा रखी है तो वो आपके लिए रिन्यू हो सकती है। तो इसमें क्या है, सर्कुलेशन और रेफरेंस सर्विस दो, देखिए सर्कुलेशन और रेफरेंस सर्विस दो एक ऐसी सर्विसेज हैं जो आपकी लाइब्रेरी की अच्छाई को डिसाइड करती हैं कि कितना बेहतर। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी पोलाइट होने चाहिए और अपने काम में सक्षम होने चाहिए, यूजर का समय बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सर्कुलेशन और रेफरेंस सर्विस पुस्तकालय की 2 प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं हैं। इन सेवाओं की कार्यकुशलता और व्यवहार से उपयोगकर्ता की नज़र में पुस्तकालय की छवि और प्रतिष्ठा तय होती है। अब प्री संचरण मतलब सर्कुलेशन का अर्थ है पुस्तकालय के सदस्यों को पुस्तकालय की सामग्री एक निश्चित समय के लिए पुस्तकालय से बाहर लेकर जाकर पढ़ने की सुविधा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। तो स्कोप ऑफ सर्कुलेशन वर्क, 2 कार्य इसके मुख्य होते हैं, एक मुख्य होता है और एक अन्य होता है। प्री संचरण विभाग के कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोर फंक्शंस। कोर फंक्शंस मतलब आप जैसे किसी लाइब्रेरी में लगे हुए हैं और आप सर्कुलेशन डेस्क पर हैं, आपको ये काम करना है, तो पहला काम तो आप करेंगे यूजर्स का रजिस्ट्रेशन, उसको जो है एंटर करेंगे लाइब्रेरी के अंदर और एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी नंबर या लाइब्रेरी कार्ड के द्वारा उसकी एक पहचान आप उसको देंगे। उसके बाद किया जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है बुक को इशू करना और डिस्चार्जिंग का मतलब होता है बुक को रिटर्न करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस दौरान अगर कोई स्टूडेंट्स बुक लेकर चला गया और वो समय पर नहीं देता है आपको तो उसको रिमाइंडर भी देना पड़ता है। पुस्तक को रोका भी जा सकता है। मान लीजिए कोई बुक ऐसी है लाइब्रेरी में जो इशू नहीं हो सकती। अमूमन रेफरेंस बुक और हमारा जो सीरियल कंट्रोल सेक्शन के अंदर जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह होती हैं वो इशू नहीं होती हैं, तो उनको होल्ड अप भी किया जाता है। रिजर्वेशन एंड रिकॉल भी किया जाता है। रिजर्वेशन में क्या होता है, एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने किसी बुक की डिमांड की, परंतु ऑलरेडी वो बुक किसी स्टूडेंट को इशू है तो उसके नाम से उस बुक को रिजर्व कर दिया जाएगा। जैसे ही वो बुक आएगी लाइब्रेरी के अंदर, रिजर्व किए हुए व्यक्ति को, यूज़र को वो बुक दे दी जाएगी। रिकॉल का मतलब होता है कोई बुक स्टूडेंट को इशू है और लाइब्रेरी को उसे किसी अन्य कारण के रूप में ज़रूरत पड़ गई तो वो यूज़र को इन्फॉर्म करेगी कि आप उस बुक को रिटर्न कर दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉल। इसको हम रिकॉल बोलते हैं। रिन्यूअल, अगर आपने 14 डेज़ के लिए या एक निश्चित समय के लिए बुक ली है और आपको आगे भी उस बुक को पढ़ना है तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। ओवर ड्यू चार्जेस, आप समय पर बुक को जो है सबमिट नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है स्टूडेंट, इसके अंदर तीसरा जो कार्य है रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। रिकॉर्ड कीपिंग, आज कितनी बुक इशू हुई, डेट वाइज आप अरेंज करते हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी हुई, एक उसका पूरा स्टेटिस्टिक्स, एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो नॉन कोर फंक्शंस जो होते हैं, नॉन कोर फंक्शंस जो सर्कुलेशन के होते हैं, एक तो हो गया कोर, मुख्य, ये कार्य तो मुख्य हैं आपके 3। उसके बाद नॉन कोर होते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बुक्स जो है वो बगैर इशू के बाहर ना चली जाए। इसीलिए क्या कहा गया, विकेट गेट सुपरविजन, प्रवेश द्वार की निगरानी करना। कई बार बच्चे ऐसे ही बगैर इशू कराए ना लेकर चले जाएं, उसकी सुरक्षा करना। सामान रखने के काउंटर की निगरानी, मतलब प्रॉपर्टी काउंटर होता है जहां से आप बुक इशू रिटर्न करते हैं, उस काउंटर का ध्यान रखना। ठीक है, कि कोई बुक बगैर इशू के ना चली जाए या बिल्कुल शांति से आपको ये काम जो है वो करना चाहिए। स्टैक मेंटेनेंस, पुस्तकों की अलमारी का रख रखाव, बुक्स रिटर्न होकर आई वो उनकी प्रॉपर जगह पर ही रखी जानी चाहिए।
आपने रिटर्न की बुक, वो इकट्ठी हो गई और शाम को जो है आप उनको जो उनका बेसिक जो क्लासिफिकेशन के द्वारा दिया गया स्थान है उस स्थान पर आप उनको अरेंज करेंगे। धूल मिट्टी साफ करना, पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। बड़े पुस्तकालयों में गैर मुख्य कार्यों के लिए अलग विभाग बनाए जाते हैं। मतलब बड़ी लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, सर्कुलेशन वाला व्यक्ति तो सारा दिन यही काम करता रहता है, तो अन्य स्टाफ उन बुक्स को अलमारी में रखता है और केयर टेकर वगैरह जो होते हैं वो बुक्स की को साफ सफाई करते हैं और बुक को लाइब्रेरी को जो है पूरा मेंटेन कर रखते हैं। अब है यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा है उनको मैं डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, तो इनको आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बुक को इशू करना और बुक को रिटर्न करना। अब चार्जिंग सिस्टम का विकास किस प्रकार से हुआ? पहले जो है, पहले के टाइम में हम क्या करते थे, डे बुक मेथड यूज़ करते थे। डे बुक मेथड का अर्थ क्या है कि आपने डेली जितनी बुक इशू की है उनका रिकॉर्ड रखना। तो इसमें एक दिन में जारी की गई सभी पुस्तकों को रजिस्टर में क्रम से लगा देते थे, एक्सेशन नंबर के अकॉर्डिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते थे। उसके बाद फिर आया स्टूडेंट रजिस्टर सिस्टम। रजिस्टर सिस्टम में क्या होता था कि जैसे लाइब्रेरी के अंदर आपके यूज़र आते हैं, हर यूज़र को एक पेज दे दिया जाता था रजिस्ट्रेशन का। मीन्स रजिस्टर आपके पास है, इस रजिस्टर में XYZ स्टूडेंट का पेज है, उसी रजिस्टर में बुक इशू की जाती है, उसी बुक में रिटर्न की जाती है। इशू करते हुए स्टूडेंट के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, रिटर्न करते हुए लाइब्रेरियन अपने सिग्नेचर करता है कि ये बुक रिटर्न हो गई। तो रजिस्टर सिस्टम आया। उसके बाद आगे हम जब चले तो उसके बाद एक आया बुक कार्ड सिस्टम। इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रत्येक जारी पुस्तक के लिए अलग बनाए जाने लगी। बाद में इसी व्यवस्था का विकसित रूप बुक कार्ड के रूप में, मतलब कार्ड के रूप में इशू होने लगी। लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, कॉल नंबर, एक्सेशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं बुक कार्ड पर होती थी। अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये दो सिस्टम, जरूर क्वेश्चन आएगा आपका इस यूनिट में से। पुस्तक जारी करने और वापस करने के लिए कई प्रणालियां विकसित हुई और इनमें से दो इम्पोर्टेंट हैं आपकी स्टूडेंट। एक है आपकी ब्राउनी कार्ड सिस्टम और एक है न्यूयॉर्क सर्कुलेशन सिस्टम। अब ये जो ब्राउन कार्ड सिस्टम है, ब्राउन एक जो है लाइब्रेरियन हुआ करती, किसमें, लाइब्रेरी ब्यूरो, बोस्टन की लाइब्रेरियन थी, ये लेडी हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने ब्राउनी कार्ड सिस्टम को इजाद किया। इसके अंदर क्या होता था, स्टूडेंट जो मटेरियल यूज होता था इस प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न सामग्री का उपयोग होता था। ये सामग्री कौन कौन सी होती थी? डेट स्लिप, बुक पॉकेट और बुक कार्ड और ब्राउजर्स, मतलब यूजर्स के लिए टिकट, और चार्जिंग ट्रे, एक चार्जिंग ट्रे थी। मतलब ये ड्यू डेट जो स्लिप थी, ये डेट स्लिप बुक के बैक साइड पे लगती थी, बुक पॉकेट बुक के बैक साइड में लगती थी ये, और एक बुक कार्ड इस पॉकेट में लगाया जाता था। स्टूडेंट के जितनी बुक इशू करते हैं 3 कार्ड उसको दिए जाते थे, मान लो 3 कार्ड है। उसके बाद फिर स्टूडेंट जैसे बुक इशू कराता था, इशू कराने के बाद शाम को इस चार्जिंग ट्रे के अंदर ये सारे कार्ड जो हैं वो लगा दिए जाते थे। अब ये कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मैंने बताया था, फिजिकल प्रोसेसिंग के अंदर भी इनकी आवश्यकता होती है। जैसे ये है स्टूडेंट डेट स्लिप, ये क्या होगी, ये जो बुक है इसके बैक साइड में स्टूडेंट ये चाहे तो यहाँ पे पेस्ट कर दी जाएगी, चाहे यहाँ पे पेस्ट कर दी जाएगी, ये लगा दी जाएगी। उसके बाद है ये बुक पॉकेट यहाँ पर लगा दी जाएगी। एक है ये बुक कार्ड, इस बुक कार्ड के ऊपर स्टूडेंट क्या होगा, बुक की डिटेल होगी, उसका ऑथर टाइटल और एक्सेशन नंबर वो भी होगा, वो इस पॉकेट के अंदर रख दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया, एक स्लिप यहाँ, पॉकेट के अंदर एक कार्ड जो बुक की डिटेल रखता है। उसके बाद ब्राउज़र, जैसे आप यूज़र हैं तो आपको ये इस प्रकार का कार्ड दिया जाएगा। और ये है चार्जिंग ट्रे, बुक इशू हो गई, इशू होने के बाद शाम को डेट वाइज, आज की डेट में जितनी बुक्स इशू की स्टूडेंट्स के कार्ड के साथ वो यहाँ अरेंज कर दी जाती हैं। तो ये मटेरियल जो है स्टूडेंट ये यूज़ होता है, ये टेक्निकल सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके। अब ये बताया कि सदस्य का नाम वगैरह, और ये है जैसे पॉकेट है, इस पॉकेट के अंदर जो है कार्ड लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पॉकेट, और ये जो कार्ड है दैट इज कॉल्ड द बुक कार्ड, और ये ड्यू डेट स्लिप बुक के बाद में। इसकी पूरी प्रोसेसिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। जैसे बुक कार्ड के ऊपर एक्सेशन नंबर वगैरह लिखा जाता है, बुक पॉकेट एक्सेशन नंबर और लाइब्रेरी नेम आदि लिखते हैं। डेट स्लिप जब बुक इशू की जाती है तो जिस डेट में, और रिटर्न डेट कब रिटर्न होगी वो डेट लिखी जाती है। चार्जिंग प्रोसेसिंग जारी करने की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, अब देखिए पूरी प्रक्रिया अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगी स्टूडेंट। जैसे
बोरोवर लाइब्रेरी के अंदर यूज़र आया भाई अब, ठीक है, पुस्तक के साथ अपना लाइब्रेरी कार्ड टिकट प्रस्तुत करता है। लाइब्रेरी के अंदर यूज़र आया, उसने अपना एक कार्ड दिया, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर काउंटर स्टाफ ने बुक कार्ड निकाला, जैसे इस बुक पॉकेट में एक कार्ड लगा हुआ है, बुक कार्ड जिसको हम बोलते हैं, पॉकेट से हमने निकाला, ठीक है। बुक कार्ड को बोरोवर के जेब में रख दिया। अब ये बुक कार्ड जो है इस पॉकेट के अंदर जो है हमने रख दिया। पुस्तक की डेट स्लिप पर इशू डेट लगाई, जो वो डेट थी, डेट स्लिप थी, यहाँ पर हमने लिख दिया आज की डेट की, भाई आज की डेट में ये बुक इशू हो गई। और साइड में रिटर्न डेट, मतलब ये 15 दिन के लिए दी है, तो आप देख लेंगे कि आज के 15 दिन बाद कब रिटर्न होगी, वो डेट इसमें डाल दी, ठीक है। बुक कार्ड और बोरोवर कार्ड को चार्जिंग ट्रे से संबंधित डेट गाइड के पीछे लगा दिया। जैसे यहाँ पर ये कार्ड आ गया, जैसे ये बुक जो है मैंने क्या किया, इसमें से बुक कार्ड निकाला, स्टूडेंट के कार्ड में डाला, यहाँ डेट डाल दी और ये बुक स्टूडेंट को दे दी, मतलब इशू हो गई उसको। उसके बाद वो जो कार्ड लाइब्रेरी का हमारे पास स्टूडेंट का आया, वो सारे कार्ड शाम तक जितनी बुक इशू हुई है उन सारे कार्ड्स को लेंगे हम, और इस चार्जिंग ट्रे के अंदर इसको जो है डेट वाइज लगा देंगे, आज की डेट के पीछे, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि आज की डेट में ये बुक्स जो हैं इशू हुई हैं। और जब बुक रिटर्न होती है, जैसे मान लीजिए 14 दिन के बाद स्टूडेंट बुक लेकर आया, तो आप देखेंगे कि कौन सी डेट को ये इशू हुई थी, उस डेट के कार्ड को यहाँ से कार्ड निकालेंगे, यहाँ से स्टूडेंट का कार्ड निकालेंगे और इसमें से बुक कार्ड निकालेंगे, वो इस बुक पॉकेट में डालेंगे, पॉकेट में डाल दिया, बुक अपने पास रख देंगे और स्टूडेंट का कार्ड वापस कर देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस जो मैंने ये प्रोसेसिंग समझाई है, इस प्रोसेसिंग को पीछे जाकर फिर दोबारा देखना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बुक्स जो है स्टूडेंट को इशू कर दी जाती है, चार्जिंग ट्रे में लिख दी। इसकी प्रोसेसिंग मैंने यहाँ पर भी बताई है। देखिए मैंने बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डालूंगा, आप प्लीज़ अपने व्यूज़ दीजिए। और जो स्टूडेंट वाकई में ही इस क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहा है और चाह रहा है कि मैं जस्ट BLIS करते ही जो है किसी ना किसी जॉब में आ जाऊं, टेस्ट क्वालिफाई कर दूं, तो लाइब्रेरी साइंस में तो मैं नहीं जाने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम टाइम होगा और आगे आने वाले टाइम में जैसे मेरे विचार हैं तो मैं यूट्यूब पर और अपनी ऐप पर क्लासेस लेकर आऊँगा। कोई भी टेस्ट होगा आपका, किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट होगा, उन वीडियो से आप कल पाएंगे, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो KVS NVS, किसी भी प्रकार की आपकी जो है वैकेंसीज आएँ उसके अकॉर्डिंग हो। डिस्चार्जिंग के अंदर जैसे मैंने बताया वही प्रोसेसिंग, बुक रिटर्न, ड्यू डेट चेक, चार्जिंग ट्रे से कार्ड निकालना, ठीक है, बुक कार्ड ब्राउज़र कार्ड अलग अलग करना, ठीक है, बुक को सेल्विंग ट्रॉली पे रख देना, एक ट्रॉली होती है भैया, बुक रिटर्न हो गया उस ट्रॉली पे रख दिया, ठीक है, और बोरोवर का कार्ड उसको वापस दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके काफ़ी लाभ हैं और इसकी कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। ऐसा ही एक सिस्टम जो है किसमें, न्यूयॉर्क USA की एक सिटी है न्यूयॉर्क, उसमें जो है ये इजाद किया गया। न्यूज और चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग लगभग उसी समय न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। इसकी कार्यप्रणाली ब्राउनिश सिस्टम के समान है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर तो देखिए हमने स्टूडेंट का कार्ड लेकर अपने पास चार्जिंग ट्रे में लगा दिया, परंतु इस सिस्टम में क्या चेंज है, इस सिस्टम में हम स्टूडेंट का लाइब्रेरी कार्ड वापस कर देते हैं और उस कार्ड का जो नंबर है, उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हम हमारे पास रखते हैं, मतलब बुक पर रखते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो चेंजेस हुए हैं वो क्या है, इस प्रणाली में बुक कार्ड पर बोरोवर का मेंबरशिप दर्ज किया जाता है और यह संख्या ड्यू डेट स्लिप के सामने लिखी जाती है, ड्यू डेट स्लिप पर लिख देते हैं। इसके अलावा पुस्तक जारी करते समय बोरोवर के कार्ड के साथ ही बोरोवर को वापस दे दिया जाता है। दो चीज़ों में चेंज होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यूज़र का, वो ड्यू डेट स्लिप में जहां हम इशू की हुई डेट, रिटर्न डेट लिखते हैं, उसके साथ ही उसको रख देते हैं, ताकि जब वो स्टूडेंट रिटर्न करने आए तो उसके अकाउंट में वो बुक जो है रिटर्न कर दी जाए। तो पुस्तक जारी करने की प्रक्रिया, बोरोवर और अपना कार्ड प्रस्तुत करता है, पुस्तक के बुक कार्ड को निकाला जाता है, बुक कार्ड पर बोरोवर का मेंबरशिप नंबर लिखा जाता है, पुस्तक की ड्यू डेट स्लिप अंकित की जाती है, बोरोवर कार्ड को वापस बोरोवर को दे दिया जाता है, बुक को सर्कुलेशन रिकॉर्ड में रखा जाता है। ऐसे ही मैंने फ्लो चार्ट बनाया, आप भी पेपर में इसी तरह का बना के आए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये दो सिस्टम थे आपके। अब मटेरियल यूज्ड इन न्यूयॉर्क सिस्टम,
न्यूयॉर्क सिस्टम के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा वो सेम ही है। ड्यू डेट स्लिप हो गई, पॉकेट हो गई, बुक कार्ड हो गया, बोरोवर्स कार्ड हो गया, ठीक है। वैसे ही इसकी एडवांटेजेस हैं, और जहां एडवांटेजेस होती हैं वहां पर थोड़ा सा कमियां तो हर सिस्टम में होती हैं, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती है। उसके बाद स्टूडेंट अब बात करेंगे कंट्रोल मेथड फॉर द सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए हम ये जो इशू रिटर्न करते हैं इस पर हमें ध्यान भी देना होता है। प्रणाली पर नियंत्रण विधियां, अब इसकी नियंत्रण विधियां क्या होंगी जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आरक्षण रिजर्व, बच्चे आते हैं लाइब्रेरी के अंदर बुक इशू कराने के लिए, किसी को कोई बुक चाहिए वो लाइब्रेरी में नहीं होती, और वो मान लीजिए 3 स्टूडेंट आए, एक बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो बुक है स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट को इशू है, वो स्टूडेंट है ए। उसके बाद मान लीजिए बी स्टूडेंट आता है, सी स्टूडेंट आता है, तो पहले बी आया तो बी के लिए जो है वो रिजर्व कर दी गई, फिर जो है सी आया, सी के लिए रिजर्व कर दी गई, तो ए क्या करता है, बुक को रिटर्न करता है। बुक को जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो वो बुक किसके लिए रिजर्व है, बी के लिए, तो बी का इंतजार किया जाएगा, बी आएगा और आके उस बुक को ले सकता है। मान लीजिए बी नहीं आता तो फिर सी को दी जाएगी, या फिर बी आ जाता है तो बी को दी जाएगी, और बी जब उस बुक को रिटर्न करेगा तब वो रिजर्व होगी सी की। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसमें जो है हम रिजर्वेशन भी कर सकते हैं बुक की। रिकॉल में मैंने बताया कि लाइब्रेरी को किसी कारणवश जो है इस बुक की ज़रूरत है तो उसको जो है स्टूडेंट से वापस मंगवा लिया जाता है। इसमें रिन्यू भी कर सकते हैं हम, जैसे कोई बच्चा आया, उस बच्चे ने जो है और पढ़नी है वो बुक, और चाहिए उसे बुक और नेक्स्ट डेज के लिए चाहिए, तो उसको जो है वो दे दी जाती है। रिमाइंडर, स्टूडेंट्स जो है बुक बार बार कहने पर भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिमाइंडर्स भेजते हैं हम। ओवर ड्यू चार्ज, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बुक टाइम पर रिटर्न नहीं करता तो उससे हम ओवर ड्यू चार्जेस भी लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट इंटर लाइब्रेरी लोन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सहभागिता। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज आपस में एक दूसरे से अपने रिसोर्स शेयरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे इसका सहयोग करती हैं, जिसको हम पहले इस चीज़ को बहुत पहले जब हम पढ़ते थे तब इसको लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के रूप में जानते थे। तो उसमें होता क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के मटेरियल को यूज़ कर सकती है। एक स्टूडेंट आया लाइब्रेरी में, आपकी लाइब्रेरी में वो बुक नहीं है परंतु XYZ लाइब्रेरी के अंदर वो बुक है, तो वहाँ से मंगवा कर उसको दे दी जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी। तो सर्कुलेशन के अंदर ये कार्य भी होता है। तो स्टूडेंट ये मैंने डिटेल में भी दिए हैं कि मान लीजिए आपसे रिकॉल पूछ ले, कोई रिमाइंडर पूछ ले, तो इस तरह की चीजें पूछ ले तो आप जो है अच्छे से इसको डिफाइन कर पाए, ठीक है। उसके बाद है सीरियल कंट्रोल सेक्शन। सबसे पहले तो समझिए ये सीरियल्स होते क्या हैं, जो इनको हम क्रमिक प्रकाशन भी बोलते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ो स्टूडेंट्स, और पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि हो सकता है यहाँ पर हिंदी के कुछ शब्द जो हैं वो अलग हों और आपके क्वेश्चन पेपर में अलग, परंतु इंग्लिश में सेम ही रहेंगे। तो ये जो क्रमिक प्रकाशन होते हैं ये क्या है, एक के बाद एक अंक या भाग में लगातार प्रकाशित होते हैं, और लाइब्रेरी में भी ऐसे होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है आसान भाषा में पीरियोडिकल्स हम उसको बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पब्लिश हो सकता है वो मंथली हो सकता है वो हाफ ईयरली हो सकता है वो ईयरली हो सकता है वो फोर्टनाइटली मीन्स 14 डेज के लिए हो। तो ऐसे जो चीज़ें जो आती हैं, और बेसिकली ये रेफरेंस वर्क के लिए यूज़ होती हैं, ये इशू नहीं होती है, इनकी एक कॉपी लाइब्रेरी के अंदर आती है। तो इनका रिकॉर्ड करना वो क्या कहलाता है, इनका रिकॉर्ड या इसकी प्रोसेसिंग, इनके बारे में सारी चीज़ें जो लाइब्रेरी में करते हैं, प्रोसेसिंग इनकी, फिजिकल वर्क, टेक्निकल वर्क, उस सारे को हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम सीरियल कंट्रोल सेक्शन। तो इसके अंदर इन जर्नल्स मैगजीन्स की प्रोसेसिंग होती है, और ये लाइब्रेरी के अंदर आपने देखा होगा रेफरेंस सेक्शन के अंदर इस तरह के रैक्स वगैरह में जो है ये लगी हुई होती हैं। दीज आर कॉल्ड द पीरियोडिकल्स या कहें सीरियल्स, जो कि एक सीरीज में आते हैं। तो इस प्रकार से देखें, ये पिक्चर्स मैं क्यों लगाता हूँ स्टूडेंट, ये पिक्चर्स इसलिए लगाता हूँ कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए, आपकी कल्पना शक्ति जो है वो बेटर हो जाए, कि कल को कोई सीरियल्स के बारे में आपसे पूछे तो इस पिक्चर के साथ आप इन चीज़ों को डिफाइन कर पाएँ।
तो सीरियल्स की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसका जो लाइब्रेरी के अंदर अधिग्रहण किया जाता है वो एक बार किया जाता है। एक जर्नल को हम खरीद लेते हैं, खरीद तो सकते नहीं, सॉरी, सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें ये 15 जर्नल जो हैं वो लाइब्रेरी के लिए चाहिए हमें, तो उन सारों को हम सब्सक्राइब करते हैं। तो उनको हम एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, एक को, मतलब एक है जैसे जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो सब्सक्राइब कर लिया, आगे उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसके जितने भी इशू होंगे, मीन्स उसकी पीरियोडिसिटी मान लीजिए क्वार्टरली है, मतलब भाई 4 महीने में 3 महीने में एक बार आएगा, तो वो 4 बार साल में आएगा। ठीक है, तो हमने एक बार कर दिया, उसके इशू जो है हमारे पास पूरे साल आते रहेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है, सीरियल्स की मुख्य सूची सामान्यतः एक बार बनाई जाती है, बाद में केवल नए सीरियल जोड़े जाते हैं, पुराने हटाए जाते हैं। जैसे 15 हमने ले लिए, ठीक है, हमें लगा कि भाई ये वाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो नेक्स्ट ईयर जो उसका रिन्यूअल आएगा, उस रिन्यूअल के टाइम हम उसको जो है कैंसिल करके उसकी जगह दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, तो एजेंट से खरीदें, मतलब इसमें क्या होता है, प्रॉपर हम एक एजेंट को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो है सिलेक्ट करते हैं, वो अलग अलग जगह से 15 जर्नल्स हैं, हम 15 पब्लिशरों से बात ना करके उस एजेंट से 15 के 15 जर्नल्स ले लेते हैं। नाम बदलाव इस जर्नल्स में होता क्या है कि कई बार जो है ये लंबे समय तक आते हैं, जैसे कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से, हो सकता है कोई लाइफ टाइम से, पता नहीं कब से चल रहा हो। तो बीच बीच में क्या होता है, कमेटीज चेंज होती है या कुछ और होता है, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, या फिर 2 जर्नल आ रहे हैं एक जैसे से, वो दोनों के दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और उसका एक नया टाइटल आ जाता है। तो इसकी विशेषता के अंदर अगर हम बात करें तो किसी सीरियल का नाम, प्रकाशन की अवधि या प्रकाशक बदल सकता है। कभी कभी प्रकाशक कुछ समय के लिए बंद होकर फिर से शुरू भी कर देता है। तो सीरियल्स को कैसे पहचानेंगे, उनके इन गुणों से। हर अंक पर ध्यान, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि इशू आएगा, जैसे मान लीजिए एक जनरल सब्सक्राइब उसे 4 इशू हो, तो चारों इशूज पर ध्यान होना चाहिए, वो चारों आपकी साल के एंड में लाइब्रेरी के अंदर होने चाहिए। सीरियल्स की कई अलग अलग अंकों में आते हैं, इसलिए पुस्तकालय को देखना पड़ता है कि हर अंक समय पर मिल रहा है या नहीं। अंक न मिलने पर दावा, मान लीजिए आपने एक जर्नल सब्सक्राइब किया हुआ है, हर 3 महीने के बाद आता है, चौथा महीना गुजर गया भाई, पिछला आया नहीं, क्या करेंगे, तो आप क्लेम करेंगे, उस एजेंट से कांटेक्ट करेंगे, भाई ये नहीं आया है, ये पब्लिश हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आया है, नहीं आया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और उसको मंगवाने की कोशिश करेंगे, तो क्लेम करेंगे। तो क्या सीरियल्स के लिए अलग विभाग आवश्यक है? तो अगर हम देखें तो मीडियम साइज़ की कोई लाइब्रेरी है तो उसके लिए इसका अलग विभाग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु जहाँ पर जो है 200, 250, 300 जर्नल्स आते हों, ऐसी बहुत सारी रिसर्च लाइब्रेरीज़ हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप इसका जो है अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी कमेटी डिसीजन आप इसका अलग से सेक्शन या अलग से इसकी प्रोसेसिंग के लिए विभाग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इन विशेषताओं के कारण सीरियल के कार्य में कर्मचारियों को अधिक सावधानी और सतर्कता रखनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमेशा अलग विभाग बनाना आवश्यक नहीं है। WG पोर्टर के अनुसार सीरियल्स के प्रसंस्करण, मतलब इसकी प्रोसेसिंग को अन्य प्रोसेसिंग कार्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया या अलग इकाई की आवश्यकता हो सकती है। और वो विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, वो हो सकती है लाइब्रेरी आपकी इतनी बड़ी हो, ठीक है, वो। तो सीरियल्स के अंदर क्या है, सीरियल का काम किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले सीरियल कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं। भाई आपने एक सीरियल का ऑर्डर किया, वो लाइब्रेरी में आ गया, तो उसके साथ साथ क्या काम करते हैं, इसका रिकॉर्ड करते हैं, चेक इन करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। उसके बाद कोई अंक नहीं आया तो उसका क्लेम करो आप। दीज आर द हायरार्की ऑफ वर्किंग इन सीरियल कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस का निपटारा आपने देख लिया, साइल के एंड में जो है सारे आ गए हैं, फिर आप बिल का निपटारा करो, उसको जो है अकाउंट सेक्शन वगैरह में भेजो। उसके बाद इसकी जो है टेक्निकल प्रोसेसिंग भी की जाती है, जर्नल आ गया उसका क्लासिफिकेशन, उसके अंदर स्टैंपिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। सर्विस फिर यूजर्स के लिए उसको जो है उपयोग के लिए रख दिया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि ये सीरियल्स जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि ये इशू नहीं होते, क्योंकि ये जो है रेयर होते हैं। क्योंकि बुक तो आप दूसरी ले सकते हो, मान लीजिए कोई 1915, मान लीजिए 10 साल पुराना कोई जर्नल है, 10 साल पुराना कोई जर्नल का कोई इशू है, वो आपका मिस हो गया, तो भाई वो दोबारा मिलता भी नहीं है, ठीक है। हालांकि आजकल तो जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगे हैं, तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती है, परंतु ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ में इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो 3 तरह के आदेश हम कर सकते हैं इसमें सीरियल कंट्रोल के अंदर। एक तो हमने बिल्कुल पहली बार नया सब्सक्राइब कराना है, ठीक है,
हमने चूज़ किया उसको सब्सक्राइब। एक होता है रिन्यूअल। रिन्यूअल में क्या होता है कि जैसे 1 साल के लिए हमने सब्सक्राइब करा लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सीरियल्स के लिए कभी भी टर्म परचेज यूज़ नहीं होगी, सब्सक्राइब यूज़ होगी। आपने सब्सक्राइब किया एक, उसके बाद आपने देखा हाँ भाई ये उपयोगी है, तो इसको आप रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैक इशू, पुराने इशू को मंगवाना मतलब क्लेम करना। मान लीजिए आपने आज इसको शुरू किया है, आज आपने मान लीजिए कोई जर्नल जो है लेना शुरू किया है, परंतु पीछे के तो जो जर्नल्स हैं वो तो पब्लिश हो चुके हैं, तो आप एक बार देखें कि अगर आपको ज़रूरत है पुराने 2-3 साल के पुराने भी आपको सीरियल्स चाहिए तो उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। बैक जर्नल के मुझे जो है पिछले 3 साल के और चाहिए इसी जर्नल के, तो उनके लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं लाइब्रेरी के अंदर इन जर्नल्स को मंगवाने के। न्यू सब्सक्रिप्शंस के लिए वही है सेम रिन्यूअल जो मैंने बताया। रिन्यूअल और कैंसिलेशन, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया, जर्नल काम का नहीं है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, पसंद का है अच्छा है तो उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। बैक इशू ऑर्डर, कोई सीरियल पहले सब्सक्राइब नहीं किया गया था, कोई अंक खो गया था या खराब हो गया था, सब्सक्रिप्शन के दौरान कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ, कोई सप्लीमेंट अलग से चाहिए, तो भी आप इसके लिए जो है बैक वॉल्यूम ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट और रिफंड, मतलब टाइटल सही है, जांचें पहचाने जो चीज़ आपने सब्सक्राइब की है वो आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पीरियड सही है या नहीं है, रेट सही है या नहीं है, फॉरेन करेंसी में कन्वर्जेंस मतलब आप जो एक्सचेंज रेट जो है वो सही है या नहीं है। इसके बाद इनवाइस को बिल रजिस्टर में दर्ज करके फाइनेंस ऑफिस को भुगतान के लिए भेज दिया जाता है। ये काम भी आपका सर्कुलेशन कंट्रोल के अंतर्गत आता है। रिसिप्ट एंड रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका वो रिसिप्ट हो गया उसका फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्लेम ऑफ द बैक नॉन रिसिप्ट, मतलब आपने 4 आने थे इशू, 3 आए हैं, 1 नहीं आया तो उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन मेथड, सीरियल के रजिस्ट्रेशन मेथड के लिए क्या है, रजिस्टर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं आप। रजिस्टर होता है एक जिसको हम पीरियोडिकल रजिस्टर बोलते हैं। अमूमन क्या होता है उसके अंदर, उस रजिस्टर के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, उस रजिस्टर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उस रजिस्टर के अंदर जैसे मान लीजिए आपका एक जर्नल है, यहाँ पर हम लिख देंगे जर्नल का नाम, जैसे जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इसके 4 इशू आने हैं, तो कौन कौन से मंथ में आने हैं, यहाँ पर मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला आया जनवरी में, दूसरा आया अप्रैल में, फिर आया आपका अगस्त सितंबर में, फिर आया दिसंबर में। तो उनको टिक करते चलते हैं, इनकी एंट्री हो जाती है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से इनका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखा जाता है। छोटी संख्या में सीरियल्स होने पर प्रत्येक टाइटल के रजिस्टर में अलग पेज रखा जाता है। जैसे ये लाइब्रेरी ऑफ साइंस का एक पेज बना दिया आपने, ठीक है, ये एक पेज बना दिया, इस एक पेज पे पूरे साल का रिकॉर्ड जो है इस पर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा है इस पे कार्ड सिस्टम, 3 कार्ड सिस्टम और 2 कार्ड सिस्टम। एक तो है इसका प्रोसेसिंग, मतलब इसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक तो रजिस्टर सिस्टम यूज होता है और एक होता है स्टूडेंट कार्ड सिस्टम। अब कार्ड सिस्टम 2 प्रकार के हैं, एक है 3 कार्ड सिस्टम, एक है क्या 3 कार्ड सिस्टम जो कि डॉक्टर SR रंगानाथन ने बनाया। एक है ये कार्डेक्स सिस्टम, इसके अंदर 2 कार्ड होते हैं, एक होता है बॉटम कार्ड और एक होता है टॉप कार्ड। इनको देखते हैं 3 कार्ड सिस्टम। इस प्रणाली का डॉक्टर SR रंगानाथन द्वारा विकसित की गई। इसमें 3 कार्ड होते थे। रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्या लिखते हैं, इसमें सीरियल, सप्लायर, पेमेंट की पूरी जानकारी होती है। प्राप्त होने पर अंक, प्रत्येक अंक का रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके लिए अलग से कैबिनेट होता है स्टूडेंट। हर जर्नल के लिए 3 कार्ड यूज़ किए जाते हैं। 15 जर्नल हैं तो उनको 3-3 के हिसाब से देख लीजिए, उतने कार्ड यूज़ होंगे। उसमें एक कार्ड ऐसा होगा जिसको हम रजिस्टर्ड कार्ड बोलते हैं, उस रजिस्टर्ड कार्ड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा उसी का एक होगा चेक कार्ड। प्रत्येक कार्ड पर पता चलता है कि अगला सब्सक्रिप्शन कब आएगा। यदि निर्धारित समय तक नहीं आता है तो चेक कार्ड देखकर रिमाइंडर भेजा जा सकता है। एक होता है तीसरा क्लासिफिकेशन कार्ड। इसमें सीरियल, क्लास नंबर, टाइटल, पब्लिशर, वेंडर, सब्सक्रिप्शन और वॉल्यूम कौन कौन से उपलब्ध हैं इसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो दीज 3 कार्ड्स आर यूज टू मेंटेन अ सीरियल्स, ठीक है। एक होता है स्टूडेंट आपका कार्डेक्स सिस्टम होता है किसकी प्रोसेसिंग के लिए, किसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के लिए, जर्नल्स के लिए। इसमें 2 कार्ड यूज होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर एक बोलते हैं बॉटम कार्ड और एक बोलते हैं टॉप कार्ड। बॉटम कार्ड, इससे पता चलता है लाइब्रेरी में कौन कौन से वॉल्यूम है, सबसे नया वॉल्यूम, अंक कौन सा, मतलब एक कार्ड होगा, उस कार्ड पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि ये हमारी लाइब्रेरी में है और नया जो है ये आया हुआ है।
कौन से अंक मिसिंग है, वॉल्यूम कहाँ रखा गया है, किस अंक के लिए रिमाइंडर भेजना है। तो पूरा डिटेल जो है कार्ड के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड द बॉटम कार्ड। एक होता है स्टूडेंट टॉप कार्ड। टॉप कार्ड के अंदर वॉल्यूम नंबर, पब्लिकेशन मतलब ये जहां से लेते हो और उस जर्नल की पूरी डिटेल, बिल नंबर, वॉचर नंबर, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, पेमेंट डेट और सप्लायर डेट, ये इस तरह की चीज़ें। तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम 3 तरह की प्रणाली अपनाते हैं। एक है रजिस्टर, एक है आपका 3 कार्ड सिस्टम और एक है कार्डेक्स सिस्टम। तो 3 तरह से हम जो है इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे आप जर्नल सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक के जो है एक साल में जो है 4 वॉल्यूम आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किन जर्नल्स की बाइंडिंग करनी है। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी ने डिसाइड किया कि 5 साल के जो जर्नल हो गए, मतलब 5 साल का कोई जर्नल है तो उस जर्नल को हमें संभाल कर रखना है। तो लाइब्रेरी साइंस का मान लीजिए जर्नल 4 ये आ गए, 4 अगले साल आ गए, 4 अगले, 4 अगले, 4 अगले, 4 पंजे 20, तो 20 हो गई। उन 20 की बाइंडिंग करा दी आपने, या फिर आपकी लाइब्रेरी ने डिसाइड किया है कि ईयर वाइज मुझे जो है इनको संभाल कर रखना है। तो ये 4 इशू आए, इन चारों इशू को हमने जो है ईयर वाइज जो है बाइंड करा लिया। तो इनकी जो है सीरियल्स की हम बाइंडिंग करा कर भी रखते हैं, ताकि आने वाला हमारा जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को ये चीज़ें उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके लाइब्रेरी में। और बेसिकली इनमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, रिसर्च रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और हमारे स्कॉलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। कोई पीएचडी कर रहा है या कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, कोई इन्वेंशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इन जर्नल्स को पढ़ना पसंद करता है। परंतु बात आती है क्वालिटी की, हमारे यहाँ इंडिया की, तो भाई 0 क्वालिटी है। आजकल तो चैट जीपीटी से बना के आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं, मैं तो बहुत देखता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, परंतु फॉरेन में ऐसा नहीं होता भाई। उसके बाद बात करें हम टेक्निकल प्रोसेसिंग। अब इन जर्नल्स की हमें टेक्निकल प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, मतलब इनका क्लास नंबर, बुक नंबर, और इसके अंदर कुछ स्लिप्स वगैरह लगानी हो तो वो भी, स्टैंपिंग वगैरह भी होती है। तो सीरियल्स का कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन लगभग उसी तरह किया जाता है जैसे बुक का। वॉल्यूम पूरा होने पर बाइंडिंग के बाद इसे एक पुस्तक की तरह व्यवस्थित किया जाता है। कैटलॉग के लिए AACR 2 या मार्क, आजकल के जो हमारे जो सिस्टम है कैटलॉगिंग का, जो कि हमारी ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज, स्वचालित लाइब्रेरीज में यूज़ होता है किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर चाहे आपका कोहा हो सकता है, ई ग्रंथालय, कोई भी हो, तो उसके अंदर जो कैटलॉगिंग हम करते हैं वो करते हैं मार्क के अकॉर्डिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होती है 2 to 3 के अंदर, मैंने बहुत अच्छे से बताई है आपको। और आगे आने वाले समय में BLIE 2273 आवर्स प्रैक्टिकल जो पेपर है उसके अंदर हम मार्क को भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो ये सारा काम जो है आपका टेक्निकल प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से की जाती है। तो ये थी स्टूडेंट आपकी यूनिट नंबर 6, जिसको हमने देखा बेसिक हाउसकीपिंग ऑपरेशन पार्ट 2 के रूप में। ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये कोर्स बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरी फ्लाइस एकेडमी ऐप है। स्टूडेंट्स, मैं आप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जुड़ें, मेरी ऐप को डाउनलोड करें, और प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर दें आप इस क्लास का, कि क्लास आपको कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगा यूट्यूब पर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।